हमारे देश में अपराधों से डील करने के लिए पूरा एक कोड बना हुआ है जिसे हम इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी कहते हैं। साथ ही अलग अलग मामलों को लेकर अलग अलग एक्ट्स भी बने हुए हैं। इन सब का काम क्या है? देश के लोगों को इंसाफ दिलाना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सजा तय करना। लेकिन कई बार यही कानून कॉन्ट्रोडिक्टरी से नजर आते हैं, मतलब उनमें खुद ही विरोधाभास हमें दिखाई देता है। आज की बड़ी खबर में एक ऐसे ही विरोधाभास पैदा करने वाले दो कानूनों पर हम बात करने जा रहे हैं जो बाल विवाह और रेप से जुड़े हुए हैं। तो बिना समय गवाए सीधे आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और यौन हिंसा के एक मामले में सुनवाई की। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है। यहाँ एक महिला ने पिछले साल अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी की अर्जी को मंजूर कर लिया, यानी उसे जमानत देने का आदेश सुना दिया। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को पहले सुना, फिर कुछ अहम बातों को कंसिडर करते हुए ये फैसला सुनाया। इन अहम बातों में शामिल था आईपीसी का सेक्शन 375 जो रेप के मामलों से डील करता है। इसी सेक्शन के तहत आने वाले अपवाद नंबर 2 का भी जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया है कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना तब रेप होगा जब पत्नी की उम्र 15 से कम हो, यानी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़की के साथ अगर पति शारीरिक संबंध बनाए तो वो रेप नहीं कहलाएगा। हाईकोर्ट ने इस अपवाद को भी कंसिडर करते हुए आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दी। हालांकि इस मंजूरी के पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर आईपीसी के सेक्शन 375 के इस अपवाद पर ही पड़ी और इसी फैक्टर पर अभी कई वेबसाइट्स में खबरें बन चुकी हैं। जाहिर है खबर बननी ही थी और इसी के साथ सेक्शन 375 का ये अपवाद एक बार फिर खबरों में है। चूंकि हमारे देश में बाल विवाह करना या करवाना अपराध है, इसे रोकने के लिए फिलहाल देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके मुताबिक लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18 साल से पहले शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। इस अधिनियम के होने के बाद भी और सजा के प्रावधान के बाद भी हमारे देश में धड़ल्ले से बाल विवाह हो रहे हैं। अधिनियम होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे बाल विवाह को अमान्य कर दिया जाता हो। बाल विवाह को अमान्य कराने की भी एक लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि बाल विवाह ऐसी शादियां हैं जिन्हें अमान्य करार किया जा सकता है, लेकिन इस सेक्शन में यह कहा गया है कि शादी में शामिल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी वे लोग जिनका बाल विवाह कराया गया हो वो ही इसे अमान्य कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर करें। अगर याचिका डालते वक्त कॉन्ट्रडिक्टरी पार्टी नाबालिग होगी तो उनकी तरफ से उनके गार्जियन याचिका डाल सकते हैं। इस सेक्शन के तहत याचिका तब तक किसी भी वक्त डाली जा सकती है जब तक बच्चा बालिग होने के बाद के 2 साल पूरे कर लेता है। बालिग होने के बाद 2 साल पूरे करने के बाद इस याचिका इस सेक्शन के तहत नहीं डाली जा सकती। इसके अलावा इस एक्ट का सेक्शन 12 भी बाल विवाह को अमान्य करने पर बात करता है। इस सेक्शन के मुताबिक माइनर चाइल्ड की शादी तब अमान्य होगी जब माइनर चाइल्ड को उसे कानूनी गार्जियन यानी पेरेंट्स से लेकर या ललचा कर शादी करवाई जाए। दूसरा, अगर जबरन दबाव डालकर करवाई जाए। तीसरा, माइनर चाइल्ड को शादी के मकसद से बेचा जाए या फिर शादी के बाद उसकी ट्रैफिकिंग की जाए या गलत कामों में उसका इस्तेमाल हो। इस एक्ट में हर उस लड़के को चाइल्ड कहा गया है जिसकी उम्र 21 से कम है और हर उस लड़की को चाइल्ड कहा गया है जिसकी उम्र 18 से कम है। यह एक्ट तुरंत ही बाल विवाह को अमान्य नहीं करता, लेकिन इस काम को पनिशेबल बनाता है और अमान्य करने के कानूनी रास्ते बताता है। राज्यसभा टीवी के एक शो में विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर आलोक शर्मा कहती हैं, हमारे देश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून तो है, लेकिन उनके अंदर इन बाल विवाहों को अवैध करार देने का प्रावधान नहीं है। अगर हम आसान भाषा में कहें, अगर हमारे देश में बाल विवाह हो रहे हैं तो ये पूरी तरह से अमान्य नहीं है, यानी ये अभी भी लीगल है। शायद यही वजह है कि आईपीसी के सेक्शन 375 के अपवाद में बाल विवाह का शिकार हुई 15 से 18 के बीच की लड़कियों को रेप से वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो बाकी लड़कियों को मिलती है, जबकि आईपीसी का यही सेक्शन रेप को परिभाषित करते हुए ये भी कहता है कि किसी भी ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना जो 18 साल से छोटी हो वो रेप कहलाएगा, फिर भले ही इस संबंध के लिए उस लड़की का कंसेंट रहे या नहीं रहे। आप देख रहे हैं सेक्शन 375 एक तरफ 18 से कम उम्र की लड़कियों को सुरक्षा देने की बात करता है, तो वहीं अपवाद के तौर पर 15 से 18
के बीच की शादीशुदा लड़कियों को सुरक्षा नहीं देता, वो भी तब जब हमारे देश के लगभग हर कानून में बालिग कहलाने की उम्र 18 मानी गई है। आईपीसी खुद कंसेंट की उम्र 18 और उसके बाद की कंसिडर करता है। पॉक्सो एक्ट में तो 18 से कम हर बच्चे को नाबालिग माना गया है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस पूरी बहस में मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। इलाहाबाद वाले केस में महिला ने पति के ऊपर जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए थे, लेकिन इसे इस वजह से नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि हमारे देश में मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पत्नी का पति के हाथों रेप का कोई प्रावधान नहीं है। 15 से 18 के बीच की शादीशुदा लड़की भले ही अपने मन से संबंध ना बनाए, लेकिन सेक्शन 375 का अपवाद होने की वजह से उसे आईपीसी के तहत सुरक्षा नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहले सामने नहीं आया है, कई दफे हम इस मुद्दे पर बहस कर चुके हैं। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था। तब अक्टूबर 2017 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक बच्ची तब भी बच्ची रहती है जब उसे स्ट्रीट चाइल्ड समझा जाता है या फिर सरेंडर चाइल्ड समझा जाता है या फिर उसे गोद लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह एक बच्ची हर कंडीशन में बच्ची रहती है, फिर चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं, या फिर तलाकशुदा बच्ची है, या फिर सेपरेट हो चुकी है, या विधवा हो चुकी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि कोई आदमी अगर अपनी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वो रेप ही कहलाएगा। कोर्ट ने तब कहा था, भारत में लगभग हर जगह यह माना जाता है कि 18 से कम उम्र की लड़की चाइल्ड ही है। बदकिस्मती से आईपीसी के सेक्शन 375 के अपवाद के चलते 15 से 18 उम्र के बीच की शादीशुदा लड़कियों के साथ उनके पति बिना कंसेंट के सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं और उन पर कोई भी आरोप नहीं लगता है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 375 का अपवाद तब मीनिंगफुल होगा जब वो कुछ इस तरह पढ़ा जाएगा, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या सेक्सुअल एक्टिविटी करना जब पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम हो, रेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद को अमान्य करार दे दिया है, लेकिन अभी भी यह अपवाद आईपीसी में बना हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। सरकार की तरफ से आईपीसी में इसे लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये अब भी लिखित तौर पर एग्जिस्ट करता है। तभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालिया मामले में इस अपवाद का जिक्र किया है। सेक्शन 375 के इस अपवाद के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की वकील केवी उपाध्याय से। उन्होंने सारी फसाद की जड़ इस अपवाद को ही बताया। वो कहते हैं, आईपीसी का 375(2) का जो एक्सेप्शन है, अपवाद जो डाला गया है, ये डाला गया था 1860 में एक्ट बना था। उस समय के सामाजिक परिवेश को देखते हुए डाला गया था। उस समय बाल विवाह बहुत ही प्रिवेलेंट इंडिया में था, तो डाला गया था, वो स्टिल कंटिन्यू हो गया। जबकि जो बाद में एक्ट बने हैं, 2006 में बने हैं, 2012 में बने हैं, उन सबों में एज 18 ईयर्स ही मानी गई है। लेकिन आईपीसी की धारा को अभी तक उसको डाइल्यूट नहीं किया गया है, स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इस धारा को स्ट्रक डाउन करने के लिए फाइंडिंग्स दी है कि इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15, 3 और 21 का वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वो जजमेंट है आपका इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 382 ऑफ 2013। जजमेंट डिलीवर हुआ है 11 अक्टूबर 2017 को जस्टिस मदन बी लोकुर के द्वारा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो एक्सेप्शन है 15 से 18 साल वाला, वो एक्सेप्शन गलत है, निराधार है और ये पोषणीय नहीं है, टेनेबल नहीं है। इसे इंस्टीट्यूट से खत्म कर देना चाहिए। जहाँ 16 से 18 लिखा हुआ है वहाँ 18 ईयर्स होना चाहिए, नहीं कि 16 से 18 होना चाहिए। इंडिपेंडेंट थॉट्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस अपवाद को न हटाकर सरकार ने एक तरह से बाल विवाह को वैध करने का काम किया है। बाल विवाह करने वाली लड़कियों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं, ये जानना भी जरूरी है। ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक एनजीओ से जुड़ी एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। काफी बार लड़कियां विरोध नहीं कर पाती हैं। विरोध नहीं कर पाती, उसके पीछे जो कई कारण है। एक तो क्योंकि जबरदस्ती परिवार द्वारा ससुराल भेज दिया जाता है, तो फिर उनको लगता है कि यही हमारा अब जीना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए बहुत बार वो उनकी बात मान लेती हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि अगर लड़कियां विरोध करती है तो उस विरोध को वहीं दबा दिया जाता है। ये देखे कि तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हें लाया हूं, तो तुम्हारा
कर्तव्य है एक तरह से मेरे साथ संबंध बनाना और मेरे साथ मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना। तो अगर वो उसके बाद भी नहीं मानती है तो मारपीट और इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है। ये होता है काफी बार लड़कियों को, मैंने ऐसा भी देखा है कि कई कुछ केसेस हमारे पास आए थे कुछ एरियाज के, उसमें इस तरह का था कि लड़कियों को भेज दिया गया और लड़की बिल्कुल संबंध बनाना नहीं चाहती थी। तो वो जो कहते थे कि अब मेरे तो माता जी आ गई, तो वो कई बार दिन में इस तरह का करती थी कि ऐसा उनको माता जी आ रहे हैं चिल्लाने लग जाती, कुछ कुछ करने लग जाती। तो परिवार सोचता था कि इसको तो सच में माता जी आ रही है, सच में इसको कोई ऊपरी हवा लग गई, क्योंकि अपने देश में अंधविश्वास भी काफी एक स्पेस रखता है। तो वो जब ऊपर की हवा लग गई, इस तरह का लग गई, तो उससे भी मतलब लड़कियां अपने आप को बचाती, जो लड़की संबंध बनाना नहीं चाहती। तो अलग अलग तरीके हैं इस तरह के जिसमें लड़कियां विरोध करती भी है, दबा भी दिया जाता है, समाज की उनकी मानसिकता बन गई इसलिए विरोध नहीं कर पाती है। और जहां ये दोनों मामले अलग हो जाते हैं वहां वो किसी तरह की कोई भी ऐसा करना, ऐसा कोई काम तरीका करना जिससे लगे कि भाई इसका तो ऊपरी ठीक नहीं है, इसको तो कहीं देवरे भोपे के ले जाओ। तो अंधविश्वास के कारण उनको ये सब, ऐसे भी कई मामले हमारे पास आए थे। अब सवाल उठता है कि पॉक्सो एक्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या कहता है, और चूंकि पॉक्सो एक्ट और आईपीसी का सेक्शन 375 का अपवाद एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो क्या ऐसे में किसे वरीयता दी जाएगी या वरीयता मिलेगी? इसका जवाब भी हमें दिया एक एक्सपर्ट ने, सुनिए उन्होंने क्या बताया। चाइल्ड मैरिज पॉक्सो एक्ट चाइल्ड मैरिज पे साइलेंट है, तो पॉक्सो एक्ट चाइल्ड मैरिज पे कुछ भी नहीं कहता। पॉक्सो एक्ट बस ये कहता है, एज ऑफ कंसेंट पे बात करता है। 18 साल से कम की उम्र का जो भी बच्चा है उसे वो पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो दैट इज कवर्ड अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। पॉक्सो एक्ट जो बना था उसका मेन पर्पस था क्योंकि हमारे पास कोई सूटेबल लेजिस्लेचर नहीं था जो चाइल्ड क्राइम को के लिए बना हो, इसलिए पॉक्सो एक्ट आया गया। अच्छा, अब क्या हुआ, पॉक्सो एक्ट के अंदर कंसेंट की जो एज है उसे 18 ईयर्स कर दिया, पहली चीज। सेकेंड चीज जो है, चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड एक स्पेशल एक्ट है जो 2006 में बना था, तो इसलिए पॉक्सो एक्ट में उसका जिक्र नहीं। जो मैंने अभी जिक्र भी किया है, इंडिपेंडेंट थॉट का जजमेंट 2017 में जो पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें यही चीज कंसिडर करी है। देयर आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी लॉज। वन इज 375 जो बोलता है 15 साल की अगर शादी हो गई है, 15 साल की चाइल्ड की शादी हो चुकी है तो और सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इट विल नॉट बी रेप। ऑन द अदर कॉन्ट्रडी पार्ट, पॉक्सो एक्ट आया जो बोलता है कि एज ऑफ कंसेंट 18 साल है, चाहे शादी हो ना हो, एंड दैट एक्ट इज साइलेंट अबाउट मैरिज, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है और उनका जो सोल्यूशन निकला है, दे हैव सेड नथिंग डूइंग, आपका जो एज ऑफ कंसेंट है दैट इज 18 इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी इज मैरिड और नॉट। ऐसा क्यों है कि बाल विवाह पनिशेबल क्राइम होने के बाद भी उसे अभी तक पूरी तरह अमान्य नहीं किया गया है? और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और क्या कहता है, ये भी हमें बताया एक एक्सपर्ट ने, सुनिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू चाइल्ड मैरिज लिए गए हैं। बहुत सारे प्रोविजंस है। वन ऑफ द प्रोविजंस जो उनका है, पहली चीज तो उन्हें लेजिटिमाइज, अगर कोई बच्चा पैदा होता है चाइल्ड मैरिज से, दे हैव लेजिटिमाइज्ड, ठीक है। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलीगल चाइल्ड, इट विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ लेजिटिमेट चाइल्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पेशल प्रोविजंस है मेंटेनेंस के, कस्टडी के, अगर कुछ होता है तो, ठीक है। तीसरी चीज, पनिशमेंट है फॉर पीपल जो चाइल्ड मैरिजेस करवाते हैं, सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज पे भी है प्रोविजंस। जो ये सब रीति रिवाज फॉलो करवा रहे हैं उन पे भी है। तो एट द एंड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सराउंडिंग में हर चीजों को, जैसे कि चाइल्ड मैरिज नहीं है, rather than directly hitting the child marriage, which according to me would be very stringent, और सोसाइटी अभी उसे एक्सेप्ट करने के एनवायरमेंट में नहीं है। अवॉइडेबिलिटी। इस पूरे डिस्कशन में एक और मुद्दा सामने आता है, वो है मैरिटल रेप का मुद्दा। इंडिपेंडेंट थॉट्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के पक्ष में फैसला तो सुनाया, लेकिन मैरिटल रेप के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैरिटल रेप मानी शादी के बाद जब पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए। ज्यादा समझने के लिए आप फिल्म आकाशवाणी देख सकते हैं। दरअसल मैरिटल रेप को लेकर हमारे देश में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है।
हाँ, समय समय पर अलग अलग अदालतें फैसला सुनाते रहती हैं। जैसे हालिया फैसला केरल हाई कोर्ट ने सुनाया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि भले ही मैरिटल रेप को कानूनी तौर पर अपराध ना माना जाता हो, लेकिन ये किसी महिला के लिए तलाक लेने का आधार है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए पत्नी की तलाक की अर्जी के खिलाफ डाली गई पति की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस कौसर एद्देपगात की खंडपीठ ने महिला के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, एक पति का मनमाना रवैया जिससे पत्नी के शरीर पर अपने अधिकार का हनन हो, मैरिटल रेप है। भले ही मैरिटल रेप कानूनी तौर पर अपराध के दायरे में नहीं आता, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में जरूर आता है। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंट थॉट्स वाला फैसला ये उम्मीद देते हैं कि हम लड़कियों के अधिकारों में सही दिशा की तरफ बढ़ने की कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। अब हम आपको दिखा देते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो मेरठ का है। यहाँ पूर्व निशानेबाज अमोल प्रताप सिंह लड़कियों को फ्री में निशानेबाजी सिखाती हैं। उनका कहना है कि उनके पास लगभग 14 लड़कियां निशानेबाजी सीख रही हैं, जिनमें से 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर के हालात ठीक नहीं हैं और वो उन्हें फ्री में निशानेबाजी सिखा रहे हैं। अमोल का कहना है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज़्यादा संयम रखती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, माइंडसेट भी अच्छा होता है। ओलंपिक्स में भी लड़कियों ने ज़्यादा मेडल लिए हैं, इसलिए वो लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि आगे चलकर भविष्य में ये लड़कियां सरकारी नौकरी पा सकें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें, नाम रोशन कर सकें। अमोल फिलहाल खुद ही पूरे शूटिंग रेंज का खर्चा चला रहे हैं। 1996 से वो शूटिंग रेंज चला रहे हैं। अब तक करीब 350 से 400 बच्चों को वो निशानेबाजी सिखा चुके हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अब आपको एक और ज़रूरी खबर बताते हैं। हमने आपको कल के शो में हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के पेरेंट्स के साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया था। उनके परिवार पर कथित जातिवादी टिप्पणियां की गई थी। अब इस मुद्दे पर वंदना कटारिया ने जवाब दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कटारिया ने कहा कि वो और उनकी साथी खिलाड़ी देश के लिए खेल रही हैं और इस तरह की जातिवादी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो आशा करती हैं कि लोग भारतीय महिला हॉकी टीम को सपोर्ट करेंगे। वंदना ने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने परिवार से बात नहीं की। उन्होंने कहा, इस तरह की जातिवादी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हॉकी के बारे में सोचें। हम युवा लड़कियां हैं और हम देश के लिए खेल रहे हैं, तो हम सबको एक होना चाहिए, मतलब हर चीज को एक होना चाहिए। इसी जरूरी संदेश के साथ खत्म करेंगे आज का शो। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। शुक्रिया।